गुड मॉर्निंग साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो मैथमेटिक्स के ABCD कहलाते हैं। जैसे हिंदी के लिए आपको हिंदी के अक्षर का ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी के लिए आपको अंग्रेजी के 26 लेटर के ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार मैथमेटिक्स के अच्छे नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए आपको मैथ के नंबर सिस्टम आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए नंबर सिस्टम के बेसिक्स टू एडवांस हम लोग आज सीखेंगे और चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों नंबर सिस्टम में आप नंबर सिस्टम जैसे देखिए ये दो वर्ड है, एक तो नंबर है और एक सिस्टम है। कंप्यूटर भी एक सिस्टम होता है जिसमें CPU होते हैं, मॉनिटर होते हैं, माउस होते हैं, कीबोर्ड होते हैं। इनमें से किसी का भी संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो वह जो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आप उस पर काम नहीं कर पाते हैं, आपको अनबैलेंस फील होता है। उसी प्रकार इन बच्चों मैथमेटिक्स के ये नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में जितने सारे नंबर्स हैं वे सभी नंबर का आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। अगर आप अच्छे मैथमेटिक्स के जानना चाहते हैं और मैथ के अच्छे ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए इसका प्रॉपर ज्ञान क्या है और किस तरह से आपको समझना चाहिए, किस नज़रिए से आपको मैथमेटिक्स को देखना चाहिए, नंबर सिस्टम को देखना चाहिए, वो नज़रिया आप इस तरह से बना सकते हैं। नंबर सिस्टम जो बने होते हैं ये दो नंबर से बने होते हैं। सबसे पहले ये रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। इसका हिंदी भी हम लिखते चलेंगे, इसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक आता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसे हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये तो नंबर सिस्टम का जो निर्माण होता है वो दो नंबर से होते हैं, एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या, ऐसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आप कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम के दो फैमिली है, एक फैमिली में वास्तविक संख्या है और दूसरी फैमिली में काल्पनिक संख्या है। इन दोनों नंबर को मिलाने के बाद आपका फिर नंबर सिस्टम मिल जाएगा आपको, है ना। तो वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है और इमेजिनरी नंबर में क्या पढ़ना है ये मायने रखता है। तो बच्चों मैं बता दें आपको जानकारी के लिए, ये इमेजिनरी नंबर जो है इसे काल्पनिक संख्या जिसे कहते हैं, ये आपको ऊंचे क्लास जैसे 11th क्लास में आपको इसका डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी जो स्टडी करेंगे हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे ये नंबर जो होते हैं -√2, -√3, -√1, तो रूट में वे सभी नंबर आते हैं जो नेगेटिव नंबर होते हैं, तो उसे इमेजिनरी नंबर से इंडिकेट करते हैं। तो नेगेटिव वाले नंबर जो रूट में आएंगे उसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में रखेंगे और इसे हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी आप लोगों को जो क्लास 10th से नीचे, जैसे मान लीजिए कि आप छोटी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो जानकारी आपको चाहिए, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए किस अंदाज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनको समझने के लिए आपको पढ़ना क्या चाहिए, तो वास्तविक संख्या पढ़ना चाहिए। इस संख्या के आधार पर ही क्लास 9th हो, 10th हो, 8th हो, 7th हो, इन सभी क्लास में क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम लोगों को ये वास्तविक संख्या पढ़ना चाहिए और उसी क्लास में हम लोग वो नंबर पढ़ेंगे। तो मेरा जो आज का लेक्चर जो डेडिकेटेड होगा, जो केंद्रित होंगे, वो हमारे लेक्चर ये वास्तविक संख्या को समझाने पर केंद्रित होंगे। तो चलिए, वास्तविक संख्या जो होते हैं, ये वास्तविक संख्या भी का भी कोई कैटेगरी है या फैमिली है, इनके बारे में समझते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के नंबर से बने होते हैं। सबसे पहले जो नंबर आते हैं इसमें, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, यूं तो इसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरा जो नंबर होते हैं इसमें बच्चों, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल या रेशनल भी इसे कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। हाँ, आपने क्या देखा कि वास्तविक संख्या जो बने होते हैं वो दो नंबर से बने होते हैं। पहले आपने देखा बच्चों कि नंबर जो सिस्टम जो है वे दो नंबर से बने हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर का अध्ययन हम लोग 11th क्लास में डिटेल से करेंगे, लेकिन आपको 10th तक या 10th से नीचे तक की जो स्टडी आपको ज्ञान चाहिए नंबर का, वो आपको वास्तविक संख्या चाहिए। तो वास्तविक संख्या दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय, जितने भी अपरिमेय संख्या होंगे वे सभी वास्तविक संख्या कहलाएंगे, जितने भी वास्तविक परिमेय संख्या होंगे वे सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, है ना। तो दोनों को नंबर को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, आपको वास्तविक संख्या बन जाता है। मोटा मोटा ज्ञान आप देखिए कि अपरिमेय संख्या जो है, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं, ये इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसे बच्चों जानते हो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये P/Q के फॉर्म में लिखे नहीं जाते हैं। मतलब ये वे नंबर होते हैं जो P और Q के फॉर्म में लिखे नहीं जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे नंबर जो अंश और हर के रूप में लिखे नहीं जाते हैं। जो नंबर भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसे नंबर को अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके और डिफिनेशन, और अगर इसे डीप में समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि वे संख्या जो रूट में होते हैं, वे संख्या जो रूट में होते हैं, लेकिन रूट के अंदर जो नंबर होंगे वे नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। और आप कहते होंगे पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग से वैसे नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 को, 4 आएगा आपको। 3 को 3 से करने पर कितना आने वाला है, 9। 4 को 4 से कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आप 1 देख रहे हैं, 9 देख रहे हैं, सॉरी 4, 9 और 16 जो देख रहे हैं, इन सभी नंबर को बच्चों पूर्ण वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग। मतलब वे नंबर जिसका खुद से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है, वैसे नंबर को पूर्ण वर्ग कहते हैं। और पूर्ण वर्ग, जैसे मान लीजिए कि 1 और 4 के बीच का डिफरेंस गैप, इसमें कौन कौन नंबर हो गए, वो इसके बीच में आपको 2 आ गया और 3 आ गया। ये नंबर अगर आपका रूट में आ जाएगा तो वे नंबर जो कहलाएंगे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे √3 भी कर दीजिए अपरिमेय संख्या। और आप कहते हैं 4 और 9 के बीच में तो √5 भी आता है, √6 भी आता है, √8 भी आता है। हाँ, ये सब अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या का जो फैमिली होता है वह रूट के अंदर में तो होते हैं, लेकिन वे नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। तो रूट के अंतर्गत में जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखे जाएंगे, मतलब इरेशनल नंबर ये कहलाएंगे। ठीक है ना। और इसका जो दशमलव प्रसारण होते हैं, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसारण होता है वो अशांत होता है। मतलब कभी भी दशमलव के बाद संख्या रिपीटेशन नहीं होता है, रिकरिंग नहीं लगते हैं।
या रिपीट नहीं करते हैं, है ना। इसका दशमलव प्रसारण की बात कर रहे हैं, किसका? अपरिमेय संख्या का, है ना। हर एक नंबर एक नया नंबर आता है दशमलव प्रसारण के बाद। चलिए अब परिमेय संख्या समझते हैं। तो परिमेय संख्या जो होते हैं ये वे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, या आप यूँ कहें कि जो अंश और हार के रूप में लिखे जाते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने क्या देखा बच्चों कि इसमें देखा कि अंश और हर के रूप में नहीं लिखे जाएंगे, इसमें क्या देखा? अंश और हर के रूप में लिखे जाएंगे। वे संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखे जाते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है आपका, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है ध्यान दीजिए। क्यों के बारे में कहा जाता है कि ये आपका जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप याद रखिए इसमें ही केवल रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में, मैथमेटिक्स के कोई भी चाहे हायर मैथमेटिक्स हो, चाहे आप जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हो, उस मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो आप समझ लीजिए कि वह मीनिंगलेस नंबर होगा। उसे मैथमेटिक्स में हर अगर जीरो होता है तो मैथमेटिक्स उसे अलाउ नहीं करते हैं, वह वैलिड नहीं होते हैं, वह इनवैलिड नंबर होते हैं, है ना। इसलिए इसे q बराबर जीरो नहीं लिखे जाते हैं। अब क्यों ये इनवैलिड होते हैं इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब अध्ययन इनका करेंगे तब। अभी मोटा मोटी तौर पर आप जान लीजिए कि किसी भी नंबर के या किसी भी भिन्न के हर में जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी आप मैथ पढ़ रहे हो तो जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। ये हार्ड रिस्ट्रिक्शन है कि जीरो होना ही नहीं चाहिए किसी भी भिन्न के हर में। चलिए तो ये अंश और हर के रूप में लिखे आते हैं। अंश को अंग्रेजी में नोमिनेटर कहते हैं, हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो n और d के रूप में, जो n/d के फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और मोटा मोटी आपको बता दें कि इसके परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसारण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होते हैं और एक अशांत आवर्ती होते हैं। अशांत आवर्ती होते, हम दशमलव प्रसारण की बात कर रहे हैं, दशमलव प्रसारण की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण शांत होते हैं और एक अशांत आवर्ती है। शांत किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि 1/2, इसका आंसर कितना होगा? 0.5, जो भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता हो। जैसे 1/3, ये भाग देने पर आपका पूरा पूरी नहीं कटेगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा। तो ये 3 कभी नहीं कटेगा, ये बार बार आपका 3 रिपीटेशन होती रहेगा। इसे अशांत आवर्ती कहेंगे, इसे शांत बोलेंगे। शांत क्यों हुआ? पूरा पूरी कट गया। आवर्ती क्यों आया? ये कटेगा नहीं, बार बार रिपीट करेगा अंक को। लेकिन इसमें क्या देखे बच्चों आपने, इसका दशमलव प्रसारण एक ही तरह होंगे। जो अशांत कहलाएगा वह कभी रिपीट नहीं करेगा। याद रखें कि इसका दशमलव प्रसारण कभी भी रिपीट नहीं करेगा, आवर्ती इसमें कभी भी नहीं लगेगा, यह हमेशा अशांत होगा। दशमलव के बाद जो भी नंबर होंगे वो हमेशा एक नया नंबर को प्रोड्यूस करेंगे। आई होप आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो बेसिक बातें थे वो आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन से नंबर से मिलकर बने होते हैं। इसकी कहानी अब यहीं पर बच्चे खत्म हो जाता है और इसका कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, संख्या रेखा पर इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है, क्या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या बन सकते हैं, कितने अपरिमेय संख्या निकाले जा सकते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे में सीखेंगे। हमेशा याद रखें दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? दो अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या सदैव अपरिमेय ही होते हैं, और गुना भी। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव सदैव अपरिमेय ही होते हैं। किसी खास सिचुएशन में परिमेय संख्या हो जाते हैं गुना में, लेकिन जनरली अपरिमेय ही होते हैं। लेकिन ये दोनों में किसी भी सिचुएशन में दो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव परिमेय नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन सेम नंबर को सेम नंबर से घटा दिया जाए, जैसे मान लीजिए √2 और -√2 कर दिया जाए तब तो 0 हो जाएगा, ये 0/1 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। किसी खास पार्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा आता है, लेकिन जनरली आप याद रखें कि दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव जो होता है
अपरिमेय संख्या ही होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन भाग अगर जोड़ घटा गुना हो गया और भाग की बात करें, अगर सेम नंबर से सेम नंबर में अगर आप भाग दोगे तो फिर तो परिमेय संख्या हो ही जाएगा। इसका आंसर तो आपको 1 आ जाएगा। 1 क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब जोड़ घटा गुना भाग, इनमें जोड़ और घटा सदैव अपरिमेय ही होंगे। गुना भाग में परिमेय और परिमेय हो सकता है, लेकिन घाटा में भी किसी खास पार्टिकुलर सिचुएशन में दे देता है कि परिमेय हो जाए। तो वो आपको सवाल पर डिपेंड करता है कि सवाल किस तरह से पूछा गया है। चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण आपने देखा बच्चों कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत होंगे, एक अशांत आवर्ती होंगे। अशांत होगा इसलिए क्योंकि वो पूरी विभाजित होगा नहीं। आवर्ती इसलिए लिया जाता है क्योंकि वह रिपीटेशन करता है, रिपीट करता है, बार बार एक ही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए, क्या अब परिमेय संख्या भी कुछ नंबर से बने होते हैं? हाँ, बने होते हैं। कौन कौन से नंबर से बने होते हैं ध्यान दीजिए। हम परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या भी 2 नंबर से मिलकर बने होते हैं। ये परिमेय संख्या ही है। ये परिमेय संख्या 2 नंबर से मिलकर बने होते हैं। एक होता है पूर्णांक, है ना, और एक जो होता है वो होता है भिन्न। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स, और भिन्न को आप जानते हैं अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, जो कि आप पहले से जानते आ रहे होंगे, फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न के बारे में बताएं कि वो संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखे होते हैं, अंश और हर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/3, 1/4 ... etc, जो हम ये हमेशा भिन्न के रूप में होंगे। और इसे आप डिवाइड कर दोगे 1/2 को तो 0.5 डेसिमल के भी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। भिन्न को आप डेसिमल के भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और डेसिमल फॉर्म से आप भिन्न के रूप में भी आप ला सकते हैं। चलिए, पूर्णांक क्या होते हैं? तो परिमेय संख्या के ही 2 पार्ट हुए, एक भिन्न हुआ और एक पूर्णांक हुआ। तो परिमेय संख्या से अगर भिन्न बाहर हो गया, आप इधर क्या बच गया? आपका भिन्न में आपका नेगेटिव भी आ जाएगा। -1/2 हो सकता है, -1/3 हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब सभी नेगेटिव नंबर भिन्न के अंश और हर में जो लिखे जा सकते हैं, और सभी पॉजिटिव नंबर भिन्न में जो अंश और हर के रूप में लिखे जाते हैं, वे सभी भिन्न के फॉर्म में, भिन्न की कैटेगरी में या भिन्न के रूप में बिलोंग्स करेंगे। और जो भिन्न के रूप में नहीं लिखे जाएंगे, परिमेय संख्या तो वे होते हैं जो भिन्न के रूप में लिखे भी जाते हैं और नहीं भी। जैसे हम कहें कि -6 जो है, ये कौन है? परिमेय है या भिन्न है? आप इसे दोनों कह सकते हैं, परिमेय भी है और भिन्न भी है। भिन्न क्यों है? -6 कुछ नहीं है तो आप 1 दे करके भिन्न बना सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो परिमेय संख्या जो है वो 2 नंबर से मिलकर बने होते हैं, एक पूर्णांक से मिलकर बने होते हैं और एक भिन्न से मिलकर के बने होते हैं। तो भिन्न के बारे में हम समझते हैं। चलिए पहले पूर्णांक के बारे में समझते हैं। पूर्णांक बच्चों, पूर्णांक जो होते हैं वे 2-3 तरह से होते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव पूर्णांक होता है ना, और एक नेगेटिव पूर्णांक होता है, और एक 0 होता है। तो पूर्णांक जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा। जैसे पॉजिटिव में क्या होगा? 1, 2, 3 होगा। 0 तो, और नेगेटिव में कितना? -1, -2, -3 होगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं होंगे, भिन्न में नहीं होंगे। और 0 तो आपका 0 है ही है। तो पूर्णांक आपने देखा बच्चों, पूर्णांक जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या है? पूर्णांक है। -1, -2, -3, -4, -5 क्या? ये भी पूर्णांक है। 0 भी आपका क्या है? एक पूर्णांक है। लेकिन 1/2 के बारे में कह दिया जाए कि 1/2 क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है, जो कि परिमेय संख्या का ये क्या है? पार्ट है। आई होप आपको भिन्न और पूर्णांक में अंतर आ गया होगा कि भिन्न किसे कहेंगे, पूर्णांक किसे कहेंगे। जैसे हम कहेंगे 6 क्या है? 6 एक पूर्णांक है, लेकिन इसके बैम 1 देंगे तो क्या होगा? ये भिन्न हो जाएगा। अब ये पूर्णांक नहीं रहा, अब क्या बन गया? भिन्न। तो आप मान के चलिए कि जितने भी पूर्णांक होंगे वे सभी पूर्णांक को आप क्या कर सकते हैं? परिमेय भी संख्या कर सकते हैं। और भिन्न तो इन्हीं का पार्ट है, सभी भिन्न को भी परिमेय संख्या कर सकते हैं, है ना। चलिए, आई होप आपको परिमेय संख्या किन किन नंबर से मिलकर बने होते हैं, एक पूर्णांक से होकर मिलकर बने होते हैं, और एक भिन्न की संख्या से मिलकर के बने होते हैं। आई होप आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ में बेसिक जो बात होगी वो आ रहा होगा समझ में। चलिए अब परिमेय संख्या के कुछ और बातें पर चर्चा करते हैं।
परिमेय संख्या के कैटेगरी में ही अब जो बात करेंगे परिमेय संख्या, इसका भी यहाँ से इसका कहानी खत्म हो गया है और इसका संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितने अपरिमेय संख्या होंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, ये हम लोग जब इसकी इन टॉपिकों को डिटेल से करेंगे तो उसमें समझेंगे कैसे निकाला जाता है। अब परिमेय संख्या की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। आपने देखा बच्चों परिमेय संख्या पूर्णांक इनके अंदर में आते हैं और भिन्न आते हैं। तो पूर्णांक भी देखा आपने, पूर्णांक 3 तरह के होंगे, एक पॉजिटिव पूर्णांक होगा, एक नेगेटिव होगा और एक जीरो होगा। जीरो जीरो ही होता है। चलिए कुछ खास संख्या और है, एक प्राकृत संख्या, एक चलिए कुछ और नंबर देखिए। यहां पर आप पूर्णांक लिख दीजिए। पूर्णांक से 2 नंबर निकल गए, एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृत संख्या। इसको यूं लिख दीजिए, इसकी थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाएगा। पूर्ण संख्या और एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या लिख दीजिए। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। एक बहुत पुराना कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी माना जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब क्या बात, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है ना, जो गॉड के द्वारा गिफ्टेड ऑब्जेक्ट या थिंग्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। तो ये देखिए नाम ही से ही लग रहा है नेचुरल। नेचुरल मतलब नेचर से हमको ये मिला है। तो जैसे जैसे मैथमेटिशियनों को संख्या का आवश्यकता पड़ते गया, उन्होंने संख्या का विस्तार करता चला गया। ये जो सब देख रहे हैं ना, ये आवश्यकता का ही परिणाम है। आवश्यकता क्या ये है, परिणाम है। और आवश्यकता के परिणाम हमेशा 2 तरह की चीज देते हैं, लाभ भी देते हैं और हानि भी देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफी लाभदायक है। तो चलिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होते हैं समझते हैं। सबसे पहले बच्चों प्राकृत संख्या था। प्राकृत संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। आप देखते होंगे कि बच्चा सब काउंटिंग भी जो करते हैं तो वो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 100 तक काउंटिंग करते हैं, है ना। वो 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। तो ये प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा तो वह क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। चलिए, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, कोई पता नहीं होता उसका। ठीक है। चलिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जो होता है वह प्राकृत संख्या ही लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 5 डॉट 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 और इन्फिनिट, इसके पहले आप 0 लगा दीजिए, ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर कितना का है, एक 0 का है। 0 अगर यहाँ से हटा दिया जाए ये प्राकृत संख्या बन जाएगा, और इसमें 0 जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो 0 के बारे में आपको पता होगा, हमारे भारत देश के एक महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उन्हीं का ये देन है 0 प्राकृत संख्या से अगर पहले लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो पूर्ण संख्या के बारे में भी आपको पता चल गया होगा बच्चों कि पूर्ण संख्या क्या होते हैं। तो पूर्ण संख्या की कहानी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या में कुछ महत्वपूर्ण संख्या है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि प्राकृत संख्या के सेट में कौन कौन से संख्या आते हैं, उनके बारे में जानते हैं, जो कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके क्या होते हैं समझने की, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझिए बात को, परिमेय संख्या से ही ये सारे संख्या का क्या होता है, प्रोड्यूस हुए हैं, है ना। तो जितने भी प्राकृत संख्या होंगे सभी को परिमेय कहेंगे। आप ये गलती नहीं करेंगे कि प्राकृत संख्या को पूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको आप 1 दे करके वह परिमेय संख्या बना सकते हैं, और सभी पूर्ण को भी क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कर सकते हैं। तो चलिए प्राकृत संख्या जो होते हैं वे क्या होते हैं, कौन कौन से संख्या से बने होते हैं, ध्यान से समझिए। इनके कौन कौन से कैटेगरी होते हैं और इसको किस तरह से देखा जाता है वो ध्यान से समझिए। प्राकृत संख्या को देखने के एक नजरिया इस तरह से का भी है, सम संख्या।
सम, अच्छा पूरा लिखो यार, सम संख्या, सम संख्या, इसे अंग्रेजी में इवेन नंबर कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। कुछ और संख्या होते हैं विषम संख्या, जो कि आप बहुत जानते होंगे इसके बारे में, विषम संख्या, इसे अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं। ये छोटा छोटा बात है, इसको जल्दी निकल जाते हैं, समझ लीजिए, फिर भी ओड नंबर कहते हैं। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और उसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसे प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात है कि आप तो सम संख्या जानते होंगे, वे संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित होता है। इसमें क्या बात करना, जीरो, जीरो ले लीजिए, जीरो भी दे सकते हैं आप, 2 हो गया, 4, 6, 8 और 10 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा, जो 2 से पूरा पूरी विभाजित होता है। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरी नहीं करता, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 और 9 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा। ये सब तो आप जान रहे होंगे। अब बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और वो समझते हैं क्या कि भाज्य संख्या और सम संख्या एक ही संख्या होता है ना। भाज्य जो संख्या वो वही सम संख्या है, लेकिन एक्चुअली बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। इन दोनों में बहुत अंतर होता है, आसमान धरती का अंतर होता है। कैसे समझिए, भाज्य संख्या वे होते हैं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होते हैं। सॉरी बच्चों, भाज्य संख्या सॉरी सम संख्या वे होते हैं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित होता है, 2 से कट जाता है, विभाजन का मतलब कटता है। विषम वो होता है जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है। लेकिन भाज्य की कंसेप्ट अलग है, भाज्य की कंसेप्ट क्या है, अलग है। सबसे पहले इसमें गुणनखंड समझिए क्या होता है। गुणनखंड, गुणनखंड इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं, फैक्टर। गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने लिखा बच्चों कि 2 लिखा, 2 बताइए कौन कौन संख्या से पूरा पूरी विभाजित होगा। 1 से होगा और स्वयं 2 से होगा। 2 को जो विभाजित करने वाला नंबर होगा वो कौन कौन सा नंबर होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। दशमलव विभाजित नहीं होना चाहिए, दशमलव विभाजित नहीं होने चाहिए। किस में होना चाहिए, प्राकृत संख्या भी आंसर उसका निकलना चाहिए। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो प्राकृत संख्या निकलेगा, 2 से भी करेंगे तो प्राकृत संख्या ही आपका निकलने वाला है। मतलब वैसे संख्या जो दिए गए संख्या को विभाजित कर सकता हो और प्राकृत संख्या आपको आंसर में दे सकता हो, तो वे नंबर इसका गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। और समझते हैं 3 की बात करें। 3 कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 1 3 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 4 की बात करते हैं। 4 कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो 4 का गुणनखंड कट हो गया आपका 1 2 3 इसका गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड 2 होगा, इसका गुणनखंड 2 होगा। तो गुणनखंड का मतलब हुआ कि दिए गए संख्या को जो नंबर पूरा पूरी विभाजित कर सकता हो, दिए गए नंबर को जो नंबर पूरा पूरा क्या कर सकता हो, विभाजित कर सकता हो, वैसे नंबर को गुणनखंड बोलेंगे। कुछ और फील लेने के लिए ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं 10 को कौन कौन संख्या काट सकता है, तो 1 और 10 से तो पूरा पूरी कटेगा ही कटेगा। दुनिया में ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जो 1 और इट सेल्फ से ना कटे। खुद से और 1 से दुनिया का हर नंबर पूरा पूरी विभाजित होता है। आप भाग देकर देख सकते हो। वो 10 में भगा दो आप 1 से, कितना लगेगा, 10 बार में आप ये कट जाएगा। आप 10 में भगा दो 10 से, एक बार में ये कट जाएगा। तो मतलब हुआ कि कोई संख्या नंबर सिस्टम ऐसा नहीं मौजूद है जो 1 और इट सेल्फ से न कटे। 1 और इट सेल्फ से हर एक नंबर पूर्णतः विभाजित होता है।
इसलिए 2 को 1 और इटसेल्फ विभाजित करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा, लेकिन 4 1 और 4 से विभाजित तो होगा ही होगा, किसी तीसरे नंबर से भी देखिए वो कट रहा है, 2 से भी पूरा पूरी विभाजित हो रहा है, जिसका आंसर आपको 2 आने वाला है, जो कि प्राकृतिक संख्या आंसर होगा उसका। तो ये आपका क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये भाज्य संख्या। लेकिन ये आपका भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा वो समझते हैं। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, या कह सकते हैं कि वैसे संख्या जो अब 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी करता हो, वैसी संख्या जो 1 से करता ही हो, अपने आप से करता ही हो, किसी तीसरे संख्या से भी विभाजित होता हो, तो वैसे संख्या को भाज्य संख्या की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इसमें क्या था भाज्य संख्या में? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता, केवल 2 से भाग दीजिए, पूरा पूरी विभाजित नहीं हुआ तो कह दीजिए वह सम संख्या नहीं है। पूरा पूरी कट गया, कह दीजिए वो सम संख्या है। आपको कि सर पॉइंट में भाग काट सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, वह एक प्राकृतिक संख्या ही, प्राकृतिक संख्या निकला है, प्राकृतिक संख्या ही आंसर होनी चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। लेकिन भाज्य संख्या में वैसा कंसेप्ट नहीं है। भाज्य में क्या? गुणनखंड 2 से अधिक होनी चाहिए, तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। तो 4, जो 4 के बारे में आपने क्या देखा? बोल 4 जो है ये पहला भाज्य संख्या है। 4 ये पहला भाज्य संख्या है। याद रखें, जितने भी सम संख्या होते हैं वे सभी भाज्य संख्या होते हैं। सम संख्या जितने भी होते हैं वे क्या होते हैं? भाज्य संख्या होता है, एक संख्या को छोड़ करके। नंबर सिस्टम में 2 एक ऐसी नंबर है जो 1 से करता है और खुद से करता है, किसी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं होता है। ये 2 जो है ना, ये सम संख्या तो है, 2 सम संख्या तो है, लेकिन भाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका फैक्टर 1 होता है और केवल 2 होता है, तीसरा और कोई फैक्टर इसमें मौजूद है ही नहीं। इसीलिए 2 होगा वह क्या होगा? भाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं होगा। 2 को छोड़ करके बाकी जितने भी सम संख्या होंगे वे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे, वो भाज्य संख्या कैटेगरी में बिलोंग्स कर जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की कंसेप्ट बस इसी तरह का है। वैसे नंबर जिसका फैक्टर केवल 2 होता है, जैसे 2 की बात करते हैं, ये 1 से कटेगा और 2 से ही कटेगा, 2 क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये अभाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दिए होंगे, हमने क्या बताया था कि 2 को छोड़ करके बाकी सभी सम संख्या भाज्य संख्या होता है, लेकिन 2 कौन संख्या हो गया? आपका अभाज्य संख्या हो गया। कई बार एग्जाम में 10th क्लास 9th क्लास के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऐसे संख्या के नाम बताइए जो सम है और अभाज्य है। तो सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। याद रखेंगे बात को। 2 एक ऐसी संख्या है नंबर सिस्टम में, है ना, जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के सिवा और कोई संख्या सम अभाज्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए। और क्यों अभाज्य हुआ आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका फैक्टर केवल 2 होता है। तो जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है ना, तो वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या होता है। और 3 की बात करते हैं। 3 देखिए कौन संख्या है आपका? 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। 5 की बात करते हैं, 5 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या। 6 की बात करें तो 6 1 से कटेगा, 6 कटेगा, देखिए ये 3 से भी करता है और 2 से भी करता है, तो ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा, ये भाज्य संख्या में आ जाएगा ये। तो वे संख्या जो केवल 2 नंबर से करता हो, 1 से और इटसेल्फ से, किसी तीसरे नंबर से नहीं करता हो, तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या बोलेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि वैसे संख्या जिसका फैक्टर या गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, कौन कौन? 1 और इटसेल्फ, तो वैसे नंबर को अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि विषम संख्या। नहीं, विषम संख्या ये नहीं है। विषम संख्या वे संख्या होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि उसका फैक्टर या गुणनखंड केवल 2 होनी चाहिए, है ना। जैसे हम बात करते हैं 9 की बात करते हैं। 9 आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर विषम संख्या है, ये क्या आपका विषम संख्या है? क्यों? ये 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है। लेकिन ये 2 से विभाजित तो पूरा पूरी नहीं होता, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1 से तो विभाजित होता है, 9 से तो होगा ही होगा, लेकिन 3 से भी देखिए हो रहा है, इसका फैक्टर 3 गो हो गया।
तो फैक्टर जिसका 3 होता है वो कौन कहलाता है, वो कौन संख्या कैटेगरी में आता है, भाज्य के कैटेगरी में आता है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आपको एक नंबर बताना है कि विषम भाज्य संख्या प्रथम कौन होगा, फर्स्ट विषम अभाज्य संख्या, फर्स्ट विषम भाज्य संख्या के नाम बताइए। पहला विषम भाज्य संख्या का नाम क्या होगा आप बताइए। विषम होना चाहिए और भाज्य होना चाहिए। देखिए यहाँ से देखिए, पहला 3, 5, 7, 9। 9 एक ऐसा संख्या है जो भाज्य है और विषम भी है। तो जितने भी विषम संख्या है सब भाज्य तो नहीं होगा, है ना, सभी भाज्य नहीं होंगे और सभी अभाज्य भी नहीं होंगे। विषम संख्या में भाज्य भी इंक्लूडेड होते हैं, अभाज्य भी इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन याद रखें कि प्रथम विषम भाज्य संख्या जो होगा वह 9 होगा, है ना। देखिए ये विषम है लेकिन भाज्य है, क्यों, इसका फैक्टर 2 से अधिक हो गया। आई होप भाज्य और अभाज्य का जो बेसिक बातें थी वो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद मैं ऐसा करके चलता हूँ। अब आगे चलते हैं, कुछ और संख्या पर चर्चा करते हैं। आप इसे लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह, अरे यार सह लिखो बढ़िया से, सह अभाज्य संख्या, इसे अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है? अच्छा, सह का मतलब आप समझ रहे हैं, अभाज्य का मतलब समझते होंगे, अभाज्य संख्या क्या होता है, और सह लग गया। सह का मतलब क्या होगा कि इसमें भाज्य भी होगा और अभाज्य भी होगा, दोनों संख्या इसमें आ सकता है। सह का मतलब तो ये होता है ना, ऐसे स्कूल, ऐसे कोचिंग, ऐसे संस्थान जिसमें लड़का लड़की दोनों पढ़ता हो उसे को रेसिडेंशियल कहते हैं, या वैसे स्कूल को सह स्कूल कह सकते हैं, है ना। तो जिसमें दोनों होते हैं, तो सह अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ दोनों नंबर होंगे, प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। तो आखिर इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि आप 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों का दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो दोनों का दोनों प्राइम नंबर तो हो भी सकता है ना। मान लीजिए कि कोई स्कूल अगर गर्ल्स और बॉयज का है तो हो सकता है किसी दिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि केवल बॉयज आया हो, गर्ल्स नहीं आया हो, या किसी दिन ऐसा भी कंडीशन आ सकता है किसी दिन केवल बॉयज आया हो, गर्ल्स नहीं आया हो, ऐसा तो हो सकता है ना। तो चलिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ही पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से सह अभाज्य संख्या में दोनों नंबर तो होना ही चाहिए, अगर दोनों नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है ना। तो जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 की हम बात करते थे, 2 और 3 ये नंबर तो है, लेकिन इसकी HCF याद रखें, कौन सी बात कर रहे हैं, HCF 1 होना चाहिए। यदि 2 या 2 से अधिक नंबर, चाहे वो दोनों अभाज्य क्यों ना हो, चाहे वो दोनों भाज्य ही क्यों ना हो, और याद रखें 2 भाज्य का भी HCF कभी कभी 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 4 लेते हैं और 9 लेते हैं, बोलेंगे इसका HCF कितना होगा, इसका बच्चों HCF भी कितना होता है, 1 ही होता है। दोनों भाज्य ही है लेकिन HCF कितना हुआ, 1 हुआ। तो इसको भी क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, को प्राइम नंबर। वे सभी नंबर को प्राइम कहलाएंगे जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो को प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। HCF कम से कम 2 नंबर ही निकलता है, 1 नंबर तो HCF निकलेगा नहीं। तो HCF के लिए कम से कम आपको 2 नंबर या 2 से मोर देन नंबर हो तो चलेगा, लेकिन 1 नंबर पे HCF कैसे निकालोगे, उसका गुणनखंड निकलेगा। HCF निकालने के लिए आपको कम से कम 2 नंबर चाहिए। तो इसीलिए 2 नंबर, जैसे हम बात करते हैं 2 बात करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, बोलेंगे इसका HCF कितना होगा, क्या बोलोगे आप, 1 होगा। इसको भी को प्राइम नंबर कहेंगे। तो को प्राइम नंबर की आप बेसिक बातें क्या जाने, वैसे संख्या या वैसे नंबर का 2 या 2 से अधिक जिसका HCF कितना होता है, 1 और केवल 1 होता है, तो वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए एक और बात देते हैं, 4 और 6 बताइए को प्राइम नंबर है, नहीं हो, क्यों नहीं होगा ये, इसका HCF 2 हो जाएगा।
तो वैसे संख्या जिसका HCF केवल और केवल 1 होना चाहिए, तो वैसे संख्या क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे हम कोई नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म, जैसे 1/2 की बात करते हैं, इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। दोनों के नंबर का HCF कितना होगा? अंश और हर का HCF कितना होगा? 1 होगा। ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे कि वे दो नंबर या दो से अधिक नंबर जिसका HCF 1 और केवल 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। याद रखें। चलिए एक नंबर और लेते हैं, 924। बताइए ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? इसका HCF 1 हो जाएगा। 6, 4 और 8 ये को प्राइम नंबर है ना? को प्राइम नंबर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका HCF कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा, है ना। अगर आप इसका HCF निकालोगे ना तो 2 निकलेगा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर केवल किसे कहेंगे? जिसका HCF केवल और केवल 1 हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और संख्या के बारे में बात करते हैं। को प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे। और कौन संख्या बात करें? हाँ, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य, देखिए इसमें भी अभाज्य संख्या आया है, लेकिन क्या है इसमें? जुड़वा लगा हुआ है। जुड़वा मतलब क्या हुआ? 2। जुड़वा मतलब 2 होता है ना, जोड़ा या पेयर कहते हैं, उसे जोड़ 2 कहते हैं। और अभाज्य है, तो वैसे 2 अभाज्य संख्या, ध्यान रखिए, वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। जैसे पहला संख्या बात करते हैं, 3 और 5 की बात करते हैं। ये 3 और 5 जो लेते हैं, इन दोनों को माइनस कीजिएगा ना, 5 में से माइनस कीजिए 3 को, कितना बचा आपका? 2। तो ये 2 आपका अंतर हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे मान लीजिए 7, 5 और 7, इसमें भी देखिए 7 में से आप 5 घटाइए, कितना आया? 2 आया कि नहीं आया? 11 और 13 लीजिए आप, इसमें भी देखिए 13 में से आप 11 घटाइए, कितना बचेगा आपका? 2 तो बचेगा ना। और 17 और 19 लीजिए आप, कितना बचेगा आपका? 19 में से 17 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो देखिए इन सभी नंबर जो लिए हैं ना, इन सभी नंबर के बीच का डिफरेंस जो होगा कितना होगा? 2 ही है। लेकिन दोनों देखिए अभाज्य है, अभाज्य ही होना चाहिए इसमें। वे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 2 हो, तो वैसे संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। हाँ, तो ट्विन प्राइम नंबर किसे कहेंगे? वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 और केवल 2 हो, तो इसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए। चलिए, जुड़वा अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, इसके हिंदी में संपूर्ण संख्या कहते हैं। ये क्या है? किस श्रेणी का नाम है संपूर्ण संख्या? ध्यान से समझिए। आप 2 लीजिए, 2 का बताइए फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 3 होगा। 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। यही इसका फैक्टर होगा ना। तो जो नंबर आपको दिया हुआ है उस नंबर का आप सबसे पहले फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकाल लिया, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला और इसका भी निकाल लिया। और उन फैक्टर को, ये 6 है तो 6 को काट दीजिए आप यहाँ से, 5 है तो 5 को काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। बाकी जो फैक्टर आपका बच गया है उस फैक्टर को जोड़िए। तो 1 में क्या जोड़ेंगे? 1 तो अकेले है, ये 1 हो गया। तो 1 इसके बराबर देखिए है 2 के बराबर नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ये 3 चलिए, इसमें क्या है आपका? 1 है केवल, इसमें ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ये 4 चलिए, 1 और 2, तो 1 + 2 कीजिए, कितना आ गया आपका? 3। ये परफेक्ट नंबर, ये 3 देखिए इसके बराबर आया नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 5 पे चलिए, 5 में भी केवल क्या बचा आपका? 1 बचा। 1 5 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। लेकिन 6 को ध्यान से समझिए, 1 + 2 + 3 जोड़िए, कितना आ गया? 6 आ गया। ये 6 क्या हो गया आपका? परफेक्ट नंबर आपका हो गया। तो परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे?
जो भी संख्या दिया हुआ हो आप उनका गुणनखंड निकालिए, लेकिन दी गई संख्या जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उस संख्या को उसमें उस फैक्टर के सम में इंक्लूडेड आप नहीं कीजिए। बाकी जो फैक्टर है उसको जोड़ने के बाद उस संख्या के बराबर हो जाता है तो कहते हैं कि वो संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या है वो। ठीक है, चलिए आपको हम एक संख्या देते हैं 10, बताइए संपूर्ण संख्या है, 10 का फैक्टर कीजिए, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। तो बताए थे 10 खुद को नहीं लेना है, इन सब को जोड़िए तो 1 + 2 + 5 कितना हो गया आपका 8। ये 8 10 के बराबर है तो नहीं, तो ये 10 क्या होगा, संपूर्ण संख्या नहीं होगा। आपके लिए एक होमवर्क भी है, 1 से 100 के बीच कितने संपूर्ण संख्या है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर जिसका सही होगा उसको थैंक्स अलॉट दिया जाएगा, थैंक्स अलॉट हमारी तरफ से कमेंट करेंगे। चलिए, आई होप आपको संपूर्ण संख्या भी बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और संख्या के बारे में समझते हैं। ये तो आप लगभग बच्चे सभी संख्या के बारे में देख लिए हैं। भाज्य संख्या क्या है, आभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सभी के बारे में पढ़ लिए हैं। अब एक हम लोग शॉर्ट नोट देख लेते हैं कि कौन कौन संख्या में क्या क्या पढ़े हैं, क्विक रिवीजन के भाई आपको कोई बार करवा देते हैं। चलिए इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग ने क्या क्या आज अध्ययन किया है, चलिए एक बार शॉर्ट नोट देख लेते हैं। सबसे पहले देखा कि नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसको अंग्रेजी में हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। हाँ, आपने देखा कि इसके दो कैटेगरी था, एक वास्तविक संख्या, था एक, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, और इसका एक कैटेगरी और क्या था, इमेजिनरी नंबर, जिसको काल्पनिक संख्या कहते थे, संख्या कहते थे। और उसके बाद वास्तविक संख्या के बारे में देखें। वास्तविक संख्या के दो, एक परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, और आपने क्या देखा, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। हाँ, और आपने देखा परिमेय संख्या दो कैटेगरी में था, एक पूर्णांक था जिसको इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में, और आपने इसको देखा एक भिन्न के रूप में ये बढ़ गया था जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। फिर आपने देखा बच्चों कि पूर्णांक जो था वह धनात्मक पूर्णांक था जिसको शॉर्टकट में पॉजिटिव प्लस भी लिखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक था जिसको शॉर्टकट में माइनस भी कहते हैं। आपने जीरो के बारे में बच्चों देखा, शून्य जिसको अंग्रेजी में जीरो कहते हैं, अंग्रेजी में शून्य को, ये आपका शून्य ऐसे था। ये आपका किसका था, पूर्णांक संख्या का ये कैटेगरी में आता था। और फिर आपने पूर्ण संख्या के बारे में जाना। पूर्ण संख्या क्या है, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। फिर आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में देखा, प्राकृतिक संख्या के बारे में जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। और फिर आपने सम संख्या के बारे में पढ़ा जिसको इवन नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। विषम संख्या, ओड नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर,
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर संपूर्ण संख्या, इसको परफेक्ट नंबर कहते हैं, परफेक्ट नंबर, इसको हिंदी में संपूर्ण संख्या कहते हैं। और आपने ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर आपने देखा, जिसको हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे संख्या हैं बच्चों जिसका एक दो नेम होते हैं, एक दो माया उसके होते हैं, जैसे भाज्य संख्या हो गया। इसका एक और नाम है यौगिक संख्या भी इसे कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी नाम वही रहेगा। अभाज्य संख्या, इसको ऋण संख्या भी कहते हैं। किसी किसी बुक में ऋण संख्या दे दिया जाता है, आप इसे कंफ्यूज न करें, इसे ऋण संख्या भी कहते हैं। आज के लेक्चर में इतने बेसिक्स नंबर पर हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का रेशनलाइजेशन करने के लिए सीखेंगे। अपरिमेय संख्या का रेशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं, हरों का रेशनलाइजेशन किस तरह से किया जाता है, परिमेयकरण किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या बन सकते हैं, दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितने अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होगा। इस तरह के लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे इन बेसिक को समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।